वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीएड का नया पेपर। 2 ईयर बीएड में भी ये पेपर लगता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, और 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में भी फर्स्ट ईयर में यह पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। सबसे पहले आज हम ब्रीफ में इस पेपर को समझेंगे कि +2 के बाद बच्चे जो एजुकेशन का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें करना क्या है, उन्हें पढ़ना क्या है। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं विकास, ये इसका नाम है। नाम मतलब चाइल्डहुड। हमें स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर हमने ये जो बाल्यावस्था लिया है, मतलब एज अ टीचर आपको ये समझना है कि बाल्यावस्था क्या होती है और उसके साथ विकास का क्या संबंध है, हमें किस तरह से बच्चे के विकास पर ध्यान देना है और विकास का क्या प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपको बच्चे की अवस्थाओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए, उसके बालकपन पर, उसके चाइल्डहुड का ज्ञान होना चाहिए और किस तरह से उसे बढ़ना है उसका ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले पेपर हमें वीक में इसके लिए 4 पीरियड ले लेने चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर करिकुलम। जब एग्जाम होगा तब एग्जाम में क्या होगा, आपसे ये मैक्सिमम 75 मार्क्स की आपकी असेसमेंट इसमें होगी, जिसमें इंटरनल मार्क्स आपके 15 रहेंगे और एक्सटर्नल मार्क्स 16। एक्सटर्नल मार्क्स का मतलब क्या है कि आपका जो थ्योरी एग्जाम होगा जो कि 3 घंटे का होगा वो 60 मार्क्स का रहेगा। हमारे इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? वैसे तो हम क्या करते हैं, जब पढ़ते हैं ना तो इन ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ के निकल जाते हैं, लेकिन चलिए एज अ साइकोलॉजिस्ट मेरी भी ड्यूटी बनती है कि आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। हमें क्या करना है, हमें ये चीजों को समझना है। किस चीज को समझना है? हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट किसके? साइकोलॉजी के, मनोविज्ञान के बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए। मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब जो उसके मुख्य संकल्पनाएं बनती हैं, जो हम कॉन्सेप्ट कहते हैं वो संकल्पना कहलाती है। उसकी विधियां कौन कौन सी हैं, हम इसमें मेथड्स को पढ़ेंगे, हम इनके सिद्धांतों को पढ़ेंगे। किसके सिद्धांत? साइकोलॉजी के सिद्धांत, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखिए साइकोलॉजी मतलब कि मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जिस फील्ड में मनोविज्ञान का यूज होता है वो सब फील्ड अलग अलग बन जाते हैं। मतलब सिर्फ बच्चों को देखना है, बाल मनोविज्ञान बन गया। सिर्फ किशोरों को देखना है, किशोर मनोविज्ञान बन गया। सिर्फ क्रिमिनल्स को देखना है, उनका निदान करना है, तो वो बन गया नैदानिक मनोविज्ञान। और शिक्षा के क्षेत्र में इसको प्रयुक्त करना है तो ये बन गया शैक्षिक मनोविज्ञान या शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त किए जाने वाला विज्ञान। इसी को यहाँ पर, इसी शैक्षिक मनोविज्ञान को नाम यहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी दिया गया है, विद रेफरेंस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। मतलब लर्निंग कहते हैं अधिगम को। अधिगम व शिक्षण के अंतर्गत हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में इन सब चीजों को पढ़ेंगे। मतलब साइकोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट, उसकी विधियां और इसके सिद्धांतों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन वेरियस स्टेजेस। वेरियस स्टेजेस मतलब जितनी भी अवस्थाएं हैं, चाहे वो शैशवावस्था है, चाहे वो बाल्यावस्था है, चाहे वो किशोरावस्था है,
इन वेरियस स्टेजेस में ग्रोथ क्या होती है, वृद्धि क्या है और विकास क्या है, इसको समझेंगे हम सभी अवस्थाओं में। टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट लर्नर लाइक पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंसी, क्रिएटिविटी एंड मोटिवेशन। हमें क्या करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है इस करिकुलम के थ्रू। कहां पर, वो सारे फैक्टर्स चूज करने हैं जो सारे फैक्टर्स हमारे लर्नर की, मतलब हमारे सीखने वाले बच्चे की, हमारे अधिगमार्थी की बुद्धि, व्यक्तित्व, सृजनात्मकता और अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। हम वो सारे फैक्टर्स देखेंगे कि कैसे हम बच्चे की पर्सनैलिटी को अच्छा बना सकते हैं, कैसे उसकी इंटेलिजेंसी को बेटर बनाया जा सकता है, कैसे क्रिएटिव बच्चों को चूज करना है, कैसे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ानी है, और हाउ टू मोटिवेट योर स्टूडेंट्स, कैसे आपको अपने बच्चों को अभिप्रेरित करना है कि जो कुछ भी एबिलिटीज उनके अंदर हैं वो मैक्सिमम लेवल तक चली जाए। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा to develop an understanding of the impact of social and psychological factors responsible, आगे देखते हैं, responsible for a balanced development of personality of the learner, मतलब लर्नर की जो पर्सनैलिटी है वो बैलेंस्ड हो, उसके लिए हमें क्या कुछ देखने हैं, वो सारे सोशल एंड सोशल मतलब सामाजिक एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर मतलब मनोवैज्ञानिक फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं जो बच्चे की पर्सनैलिटी पर अपना असर छोड़ते हैं, अपना प्रभाव छोड़ते हैं। एंड द लास्ट वन इज टू डेवलप इफेक्टिव टीचिंग स्किल्स। एज अ टीचर आपको कैसी अच्छी सी अपनी स्किल्स डेवलप करनी होंगी, कौशल डेवलप करना होगा। इन द टीचर इन मेकिंग मतलब आप जो शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपके अंदर मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग, मनोविज्ञान के हिसाब से कौन कौन सी शैक्षिक कौशल आप में डेवलप हो जाने चाहिए, किनका प्रभाव ज्यादा रहता है। ये तो करिकुलम डिसाइड करने वालों की तरफ से ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको अचीव करने हैं। चलिए मेन कोर्स कंटेंट पर आते हैं। फर्स्ट यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी। हम पीछे भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी का मीनिंग होता है मनोविज्ञान, और वो जिस जिस क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाएगा वो सारे के सारे क्षेत्र अलग अलग बन जाएंगे, और इन्हीं में से एक क्षेत्र है शैक्षिक मनोविज्ञान, क्योंकि ये शैक्षिक मनोविज्ञान क्या करता है, शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी विकास किए जाने चाहिए, या शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह का सुधार किया जाना चाहिए, या शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग क्या होगा, हम वो पढ़ेंगे। मतलब हमें साइकोलॉजी को नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि अगर बच्चों के लिए यूज हो रहा है तो हम चाइल्ड साइकोलॉजी लेंगे, एडोलसेंस की साइकोलॉजी लेंगे, क्लिनिकल साइकोलॉजी लेंगे, इस तरह से और भी बहुत से इसके पार्ट्स बनते हैं, हम आगे डिस्कस भी करेंगे। लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हमें पढ़ना है। हमें क्या करना है, इट्स मीनिंग, इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, आप क्या समझते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान से, कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। इसके एजुकेशनल साइकोलॉजी की विधियां कौन कौन सी हैं, इसका स्कोप क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, कहां कहां प्रयुक्त किया जा सकता है, ये बताया जा रहा है। इसके फंक्शंस, इसके कार्य क्या हैं और इसकी उपयोगिता क्या है। हम यहां सिलेबस में ये चीज पढ़ेंगे। मतलब हमने ये सब कुछ जो पढ़ लिया उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे क्लासरूम कंडीशंस में एज अ टीचर, तो वो उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। ये इतनी डिटेल इसका मोस्टली बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है, जो हमने पिछले पेज पे हमने ऑब्जेक्टिव लिया बेसिक कॉन्सेप्ट, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी ऑफ एडोलसेंस, मतलब किशोरावस्था का मनोविज्ञान। बेसिकली ये किशोरावस्था है। देखिए बच्चे
आपके पास बीएड करने के बाद जो बच्चे आएंगे वो 6+ के होंगे, मतलब 6th क्लास में पढ़ते होंगे, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते होंगे। एज उनकी अगर आप इसमें प्लस करें तो 6 + 6 = 12, मिनिमम 11 से प्लस में आपके बच्चे आपके पास आएंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि बीएड जो है, चाहे वो 2 ईयर बीएड है, चाहे वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड है, आपका स्टैंडर्ड 6+ का बनता है। तो जो 12 साल के बच्चे आपके पास आए हैं, मिनिमम 11 साल से शुरू हो रहा है, 11-12 साल के जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं, अब आगे उनका एडोलसेंस पीरियड शुरू हो रहा है, उनकी किशोरावस्था शुरू हो रही है। तो उस अवस्था में फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली उन बच्चों में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो किस दौर से गुजर रहे हैं, ये हम सबको ज्ञान होना चाहिए एज अ टीचर। इसलिए हमें साइकोलॉजी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाया जाता है। वृद्धि किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं, दोनों का जो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, हालांकि इसकी आगे बहुत डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। वृद्धि मतलब सिर्फ साइज में बढ़ जाना और विकास मतलब मैच्योरिटी आ जाना। तो इन दोनों चीजों को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। किसकी? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर, जो हमारा अधिगमार्थी है। लर्नर को हिंदी में अधिगमार्थी कहते हैं। अधिगमार्थी का अर्थ है सीखने वाला। हम उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, मतलब वृद्धि और विकास पढ़ेंगे, और वृद्धि और विकास का हम अर्थ पढ़ेंगे, हम उसके सिद्धांत पढ़ेंगे। सिद्धांत किस पर डिपेंड करते हैं? देखिए, फिजिकल क्या है, उसका शारीरिक विकास क्या हो रहा है, सामाजिक क्या है, मानसिक क्या है, और संवेगात्मक विकास क्या है, इन सभी को हम पढ़ेंगे। संवेगात्मक विकास के इसमें आगे संवेगात्मक विकास, देयर इम्प्लीकेशंस फॉर लर्निंग। अब देखिए, हमें बच्चे क्या बड़ा हो रहा है, वो घर पे भी बड़ा हो सकता है। हमें ये सब कुछ क्यों पढ़ना है? क्योंकि हम ये जान सके कि इन सभी विकासों का उसकी लर्निंग पर, उसके अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि जिससे बच्चा अपना बेस्ट निकाल के दे। हमारे सामने, हमारी क्लासरूम में 100% अचीवमेंट रहे हमारा भी, और हमारे बच्चे की 100% एबिलिटीज को हम यूज कर सकें। इसलिए हम ये सब कुछ पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी होता है वंशानुक्रम और एनवायरनमेंट होता है वातावरण। वंशानुक्रम किसे कहते हैं, ये पढ़ेंगे, और वातावरण किसे कहते हैं, ये पढ़ेंगे। इन दोनों का आपस में क्या संबंध है और इन दोनों का हमारे लर्नर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हम ये भी पढ़ेंगे इस यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। क्या होता है व्यक्तित्व? देखिए, पहली बार आपने अगर किसी को देखा या कोई टीचर आपकी क्लास में आया, सबसे पहले आपकी जो नजर में आती है उसकी पर्सनैलिटी आती है। पर्सनैलिटी आगे पढ़ेंगे हम, पर्सोना से बना है, इसका अर्थ क्या है, कितनी तरह की होती है पर्सनैलिटी, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को एक शेप देते हैं, एक आकार देते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कौन कौन सी हैं पर्सनैलिटी को असेस करने की, पर्सनैलिटी का मापन करने की। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, हम व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं, और उसकी विधियां कौन कौन सी हैं इस यूनिट में हम वो पढ़ेंगे। कौन कौन सी विधियां हैं आगे पढ़ेंगे हालांकि, लेकिन शॉर्ट में अगर हम देखें तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्टिव मेथड्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं, और देखेंगे कि अगर किसी की पर्सनैलिटी में कुछ नेगेटिव हमें दिखाई दे रहा है तो वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने इस बच्चे की पर्सनैलिटी की शेप इस तरह की बना दी है, मतलब इस तरह का व्यक्तित्व बन गया है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंसी, बुद्धि किसे कहते हैं। बुद्धि वही जो हमारे दिमाग में होती है, हम यही कहते हैं, लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी में इसका अर्थ क्या है
और कौन कौन से सिद्धांत है, मतलब हमारे पहले जो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बुद्धि पर काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया हुआ है, उनके अनुसार इसके सिद्धांत कौन कौन से बनते हैं, कौन कौन से इसकी थ्योरीज हैं। हम इसका मापन कैसे करेंगे, किसमें कम है किसमें ज्यादा है, रोल इन लर्निंग, और इस बुद्धि का हमारी लर्निंग में क्या प्रभाव पड़ता है, हम इस यूनिट में वो पढ़ेंगे। उसके बाद है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। सृजनात्मकता क्या होती है, उसका अर्थ क्या है, क्या प्रक्रिया है सृजनात्मकता की, किस तरह से इसका विकास किया जा सकता है, और इस सृजनात्मकता का मापन किस तरह से किया जा सकता है, इसमें हम अब ये आगे पढ़ेंगे। ये हुई है हमारी 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स के आगे चले तो ये हमारी 3rd यूनिट क्या कहती है। 3rd यूनिट में हम पढ़ेंगे समायोजन, एडजस्टमेंट, किस तरह से बालक अपने समाज में समायोजन करेगा, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या संकल्पना है। एडजस्टमेंट एज अचीवमेंट, एक उपलब्धि के रूप में समायोजन कैसे हो सकता है, या एक प्रक्रिया के रूप में समायोजन कैसे हो सकता है। इसी से रिलेटेड रहेगा फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। फ्रस्ट्रेशन होता है कुंठा, फ्रस्ट्रेशन होता है कुंठा, कॉन्फ्लिक्ट होता है द्वंद्व। कॉजेज ऑफ माल एडजस्टमेंट, कुसमायोजन के कारण पढ़े जाएंगे। इसमें रोल ऑफ टीचर पढ़ेंगे हम, किसमें कि बच्चे का जो कुसमायोजन है वो कम से कम हो, मतलब कि अच्छे से वो बच्चा एडजस्टमेंट कर ले, समायोजन कर ले। एडजस्टमेंट के मैकेनिज्म क्या रहेंगे, कौन कौन सी ऐसी वो विधियां रहेंगी जिससे बच्चा एडजस्टमेंट करता है, और सम कॉमन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम इसमें। यहां तक हमारी 3rd यूनिट हमारी पूरी हो जाती है। 3rd यूनिट पूरी होने के बाद नेक्स्ट यूनिट पर अगर हम जाएं तो हमारी 4th यूनिट क्या आती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। सम कॉमन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। आफ्टर दैट यूनिट 4 में हम लोग पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए, सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, कोई भी है, कोई बच्चा है, बड़ा है, किसी भी जाति धर्म में कहीं भी पैदा हुआ है, हर एक में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। चाहे कोई ट्विंस ही क्यों ना हो, उन दोनों में आपस में तब भी कोई ना कोई अंतर होता है। उसी अंतर को हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस में पढ़ने वाले हैं। हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अर्थ को पढ़ेंगे, क्या कारण होते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के, और शिक्षा के क्षेत्र में उसका क्या यूज रहता है, क्या उपयोगिता रहती है, हम किस तरह से उसको अपने एजुकेशन में उसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें कि हमारी क्लास में हाई IQ वाले बच्चे भी रहते हैं, उच्च बुद्धि लब्धि वाले। हमारी क्लास में इमोशनल बच्चे भी हैं, जो इमोशनल का जो उनका मेजरमेंट है कम ज्यादा हो सकता है। सोशली बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग उनका रीजन रहता है रहने का, जाति धर्म अलग अलग के आते हैं, सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। इतने सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस लेकर हम बच्चे हमारी क्लास में बैठे हैं। और एज अ टीचर ये श्योरिटी कैसे हो कि मेरा जो अचीवमेंट है, जो हम पढ़ा रहे हैं, वो 100% होगा। वो श्योरिटी यहां पर आती है कि हम किस तरह से इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अपनी क्लासरूम सिचुएशन में यूज करते हैं। हम यहां पर उसी को पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं विशेष बच्चे, जो किसी ना किसी रूप में विशेष होते हैं। विशेष बच्चे, विशेष बालक, वो बालक गिफ्टेड भी हो सकते हैं। गिफ्टेड मतलब कि प्रतिभाशाली बच्चे गिफ्टेड बच्चे कहलाते हैं। डेलिक्वेंट चिल्ड्रन होते हैं जिनमें कोई ना कोई गलत आदत जिन बच्चों ने चूज कर ली होती है, जिन्हें
कदाचारी बच्चे कहा जाता है। कदाचार का मतलब देखिए, आचार का मतलब होता है व्यवहार, और जब आचार बिगड़ जाता है तो वो कद उपसर्ग को, उपसर्ग से ये कदाचार बन गया, कदाचारी बच्चे बन जाते हैं। कोई ना कोई ऐसे कारण जिनकी वजह से बच्चों का व्यवहार बिगड़ गया है, उन बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। सोशली डिप्राइव्ड, सामाजिक रूप से जो बच्चे पिछड़ गए हैं, उन बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे, अब उनका एजुकेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनका अर्थ क्या है, इनको हम अपनी कक्षा में कैसे इनका चयन करेंगे, इन बच्चों के लिए कौन सी विधियों का चयन करेंगे, इन बच्चों का अचीवमेंट 100% हो वो हम कैसे फाइनलाइज करेंगे। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे कि कैसे इन सभी बच्चों का क्लासरूम में से हम चयन करें। हमें तो पता हो कि हमारे बच्चे ये हैं, लेकिन बच्चों को नहीं पता हो कि हमें अलग अलग कैटेगरी में बांट लिया गया है। यही काम होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, जो बच्चों को आपस में कोई डिफरेंस फील नहीं कराने देती, लेकिन टीचर को पता है हाउ टू डील, उसे कैसे डील करना है अपने उन सभी बच्चों के साथ। इन सभी के लिए क्या रेमेडियल मेजर्स रहेंगे, क्या उपचारात्मक आप उन्हें शिक्षण दे रहे हैं, या उपचारात्मक आप उनको कौन सी विधियां प्रयुक्त कर रहे हैं। लर्निंग मटेरियल यूज्ड फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, ये जो ऊपर के एक्सेप्शनल चिल्ड्रन है, ये जो विशेष बच्चे हैं, इनके लिए किस तरह का लर्निंग मटेरियल आप यूज कर रहे हैं। देखिए, गिफ्टेड बच्चों के लिए लर्निंग मटेरियल, डेलिक्वेंट बच्चों के लिए लर्निंग मटेरियल, और सोशली डिप्राइव्ड बच्चों के लिए लर्निंग मटेरियल किस तरह का रहेगा। क्योंकि यहाँ बच्चों की भावनाएं बन चुकी होती हैं, जी हमारे साथ तो फर्क किया जाएगा, हम तो इस जगह से आए हैं, पता नहीं कैसा कराएंगे, क्या कराया जाएगा, किस तरह से कराया जाएगा। तो बच्चे की सोच वैसी हो गई है, आप इसको कैसे डील कर रहे हो, इसको कैसे डील कर रहे हो, इसको कैसे डील कर रहे हो, किस तरह से पढ़ा रहे हो, और क्या कंटेंट मटेरियल उन्हें प्रोवाइड करा रहे हो। तो ये रेमेडीज में और इसमें लर्निंग मटेरियल को हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक हमारी 4th यूनिट कंप्लीट हो जाती है। 4th यूनिट के बाद आता है 5th यूनिट। 5th यूनिट है मेंटल हाइजीन की। देखिए, यहाँ तक आपको ट्रेंड कर दिया गया है। ट्रेंड किस चीज में कर दिया गया है, यहाँ आपको बता दिया गया साइकोलॉजी क्या है, कैसी पर्सनैलिटी होगी, कैसी इंटेलिजेंसी होगी, कैसी क्रिएटिविटी होगी। यहाँ आपको बता दिया गया एडजस्टमेंट कैसा होगा, फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बता दिया, डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट्स बता दिए। लेकिन इन सब के साथ आज के टाइम को देखते हुए, जो आज के टाइम की डिमांड है, मेंटल हेल्थ या मेंटल हाइजीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टीचर की अगर मेंटल हेल्थ बनी रहेगी तो मुझे लगता है बाकी सभी की मेंटल हेल्थ अपने आप बन जाएगी। वो इन सभी की काउंसलिंग अपने आप कर लेगा, चाहे वो एवरेज बच्चे हों, चाहे बिलो एवरेज हों, या एवरेज से ऊपर के बच्चे हों, कोई भी बच्चे हों, मतलब चाहे गिफ्टेड बच्चे हों और चाहे वो किसी भी तरह से इनसे बिलो रहते हों, वो बच्चे हों। तो उन सभी की मेंटल हाइजीन क्या होती है, मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या है मानसिक स्वास्थ्य का, और कौन कौन सी विशेषताएं हैं मानसिक स्वास्थ्य की, वो फैक्टर कौन से हैं जो मेंटल हेल्थ को के ऊपर अपना असर छोड़ते हैं, वो सारे फैक्टर्स हमें देखने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारी सोसाइटी है, फैमिली का एनवायरनमेंट है, या कोई ये हेरिडिटी वगैरह हो सकती है, कुछ इस तरह का स्कूल का, घर का, सोसाइटी का एनवायरनमेंट हो सकता है। वो सारी डिटेल हम इसके अंदर पढ़ेंगे फैक्टर्स में। फैक्टर्स पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। वो कौन कौन से मेथड्स हमें अडॉप्ट करने हैं अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे और जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उनका भी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। हाउ टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ ऑफ अ टीचर। अब देखिए, ये बात आप
आप पर आ गई है। इन सब से डील करते करते कहीं आप फ्रस्ट्रेट ना हो जाएं, तो जरूरी है कि आपकी अपनी मेंटल हेल्थ कैसे बनी रहे, आप कैसे अपने आप को उन सब के बीच में अपना एडजस्टमेंट करेंगे। क्योंकि एक टीचर को देखिए सब्जेक्ट का भी एक्सपर्ट बनना होगा। एक टीचर क्या बनेगा, एक सब्जेक्ट का भी एक्सपर्ट बनेगा। सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनने के साथ साथ उसे देखिए बच्चों का इतनी तरह से ख्याल रखना है कि मुझे बच्चों को पढ़ाना कैसे है, उनकी लर्निंग कैसी होगी, टीचिंग कैसी होगी, एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मैं एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो किस तरह से अचीव करूंगा, वो अचीवमेंट किस तरह का रहेगा मेरा। हमने पहले तो एक टीचर ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करता है, फिर उसके लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलाता है और फिर उसको भी यहाँ पर इवेलुएट करता है। इवेल्युएशन के बाद वो फिर से देखता है कि वो ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हुए या नहीं हुए, नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, हुए हैं तो कितने हुए हैं, इस चीज को यहां पर चेक किया जाता है। तो इतने सारी ड्यूटीज के साथ साथ हमें क्या करना है, बच्चे को समझना भी है, अपने सब्जेक्ट को भी समझना है। तो हाउ टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ ऑफ अ टीचर। एंड द लास्ट टॉपिक इज साइकोथेरेपी। क्या होती है, मनोचिकित्सा कहा जाता है इसे हिंदी में। एम्स ऑफ साइकोथेरेपी, उद्देश्य क्या होते हैं साइकोथेरेपी के और कितने तरह की होती है। अगर आवश्यकता पड़ती है, मेंटल हेल्थ नहीं बन पा रही है, किसी तरह की थेरेपी की आवश्यकता है, तो वो मनोचिकित्सा के अंतर्गत आ जाएगी। और कितनी तरह की चिकित्साएं पॉसिबल हैं, कितनी तरह की चिकित्साएं हैं। इस तरह से हम इन टोटल 5 यूनिट्स को आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट को। एजुकेशनल साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, हम नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ने वाले हैं। अपना कंटेंट हम आगे नेक्स्ट क्लास में इसी से स्टार्ट करेंगे कि मनोविज्ञान किसे कहा जाता है और किस किस क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। थैंक यू बच्चों।